बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। और कल सारा दिन शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। रात तो अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही थी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया है, तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर्द मौसम में जब भी आप घरों से बाहर निकलें तो एहतियात के साथ निकलें, गर्म कपड़ों का, गर्म खानों का इस्तेमाल करें ताकि आप सर्दी की शिद्दत से महफूज रह सकें। तो कुछ मौसम की डिटेल्स, आज मौसम कैसा रहेगा, इस वक्त भी बाहर का मौसम आपको बताएंगे। फ़िलहाल पूरे दिन का टेम्परेचर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बता देते हैं कि आज बारिश होने के इम्कानात शहर में किस कदर हैं। तो मौसम की डिटेल्स कुछ इस तरह से हमारे सामने हैं। सबसे पहले मेरे सामने सुबह 9 बजे का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, 13 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लाउडी था जी मौसम। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 9 बजे के बाद 12 बजे मौसम कैसा रहेगा मैं आपको ये भी बता देती हूँ। 17 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाएगा मौसम और इसके साथ विंड स्पीड 9 किलोमीटर, ह्यूमिडिटी जो है वो 76% रिकॉर्ड की जाएगी। और 12 बजे के बाद 3 बजे मौसम कैसा रहेगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्शली क्लाउडी, यानी शहर पे आपको बादलों का राज नजर आएगा और विंड स्पीड होगी 9 किलोमीटर, ह्यूमिडिटी 67% रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद जी हम देख लेते हैं 6 बजे मौसम कैसा रहेगा। 6 बजे हमारे सामने टेम्परेचर है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार फिर से क्लाउडी रहेगा मौसम और विंड स्पीड हमारे सामने है 11 किलोमीटर, ह्यूमिडिटी 86% रिकॉर्ड की जाएगी। और इसके बाद आ जाते हैं जी 9 बजे मौसम कैसा रहेगा, पार्शली क्लाउडी, यानी एक बार फिर से बादल नजर आएंगे आपको और विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर, ह्यूमिडिटी 94% रिकॉर्ड की जाएगी। और कुछ डिटेल में पूरे हफ्ते का मौसम भी मेरे सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं जी। हमारे सामने सबसे पहले है जी थर्सडे को 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। फ्राइडे की डिटेल्स 18 डिग्री सेंटीग्रेड, सैटरडे को 18 डिग्री सेंटीग्रेड, संडे 18, मंडे 19 डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन ट्यूसडे को 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कुछ मौसम की डिटेल्स थी जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। पूरे दिन का दर्जा हरारत भी आपको बता दिया, लेकिन इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल सारा दिन बारिश हो रही थी और अभी बारिश के असरात ख़त्म नहीं हुए। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर हमें पानी भी नज़र आ रहा है। अभी बढ़ते हैं खुशबू की जानिब और देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। कोमल है हमारे साथ जी कोमल बताइए इस वक्त मौसम कैसा है। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम पर बादलों के डेरे बरकरार है। और अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो दर्जा हरारत इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 99% और हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। फोग और स्मोक दोनों का राज बरकरार है। और अगर बात की जाए महकमा मौसमियात के हवाले से तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री रहने का इम्कान है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और मज़ीद महकमा मौसमियात का ये भी कहना था कि आइंदा चंद रोज़ के दरमियान में बादलों और सूरज की आंख मचोली भी जो है वो जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया, कोमल हमारे साथ मौजूद थी। और बाहर का मौसम आपने देख लिया, मुख्तलिफ इलाकों में धुंध भी है और सुबह जब मैं आ रही थी तब भी यही सूरत हाल थी, मुख्तलिफ इलाकों में धुंध थी और एहतियात के साथ ड्राइविंग की इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अलबत्ता सर्दी की शिद्दत भी बढ़ रही है। थैंक यू सो मच कोमल, आपने मौसम की सूरत हाल हमें बताई। बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ और शामिल कर लेते हैं हमारी टॉप स्टोरीज। आज की लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की पहली खबर क्या है। मुसलसल बारिश, बिजली, गैस की आंख मचोली, शहर भर में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। कोरोना से मजीद 12 अमवात, 377 नए मरीज, 88 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ना छत और ना ही बैठने की जगह, शहर के 80% बस स्टॉप बुनियादी सहूलियात से महरूम। और इसके बाद मोटरसाइकिल और रिक्शा नंबर प्लेट महंगी करने की असम्बली तैयार। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रन नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रन नायाब, वेलकम टू आवर न्यूज़ सेट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। खासतौर पे आपने जो विजुअल ग्राफिक्स के साथ मौसम की सूरत हाल बताई, टेम्परेचर की सूरत हाल बताई, ह्यूमिडिटी बताई लोगों को,
तो ग्राफिक्स के साथ लोगों को समझने में आसानी होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे आईटी से बहुत ज़्यादा आशना नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, वो बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। जब बादल पे आप हाथ रखती हैं तो पता लगता है बादल रहेंगे, बारिश पे हाथ रखती हैं बारिश रहेगा, तो बहुत अच्छा है। और आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच बिलाशुबा सभी लोग, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पूरी टीम जिनकी जानिब से मेहनत की गई है। तो बढ़ लेते हैं आज की हमारी जो टॉप स्टोरीज हैं उनकी तरफ। पहली खबर है जी, कल मुसलसल बारिश हुई, वक्फे से शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहा और रात तो खासी तेज बारिश भी हुई थी। अब बारिश के साथ साथ होता क्या है कि बिजली गायब हो जाती है, और बिजली तो गायब हुई, गैस का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, लोड शेडिंग गैस की भी है, इस पे शहरियों की परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई हमें नजर आई। क्या कहेंगे दुर्रे ने आप? जी, बिजली तो आप पता है हल्की सी किनमिन बारिश भी हो तो फौरी ट्रिप डाउन कर जाती है और तमाम तरह जो फीडर्स हैं वो ट्रिप आउट हो जाते हैं। लेकिन लाहौर शहर में ये दिसंबर की बारिशें सुना था हमने, बहुत सारी जनवरी की बारिशें और इस कदर मुसलसल बारिशें कि कल जो सिर्फ मैक्सिमम मिलीमीटर में बारिश रिकॉर्ड की गई 55 मिलीमीटर थी और लक्ष्मी चौक में थी। इसी के साथ एयरपोर्ट, गुलबर्ग के एरियाज़, जौहर टाउन के एरियाज़, पंजाब यूनिवर्सिटी के एरिया, यहाँ पे 35 से 40 और अबव 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, एवरेज रही है। ताजपुरा में भी अबव 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह लाहौर शहर के अंदरून एरियाज़ में भी। और ये बड़ी खुश आइंद बात भी इस तरह है कि धुंध बहुत ज़्यादा हो रही थी। जो एमरजेंसी में लोग सफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, उनके लिए बड़ी आसानी हुई है कि धुंध कम हुई है। लाहौर शहर के अंदर आपको पता है बहुत हद तक विजिबिलिटी डाउन हो गई थी, आपको सड़क से निकलते सामने दीवार नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो चीज़ जो है वो खत्म होगी, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी वो खत्म होगी। लेकिन इसके साथ जो मुश्किलात तरफ आने वाली थी, सिर्फ ये नहीं है कि मुश्किलात जहां हल हुई हैं वहां पे दूसरी जाने मुश्किलात बड़ी भी जो हमारे इदारों की मुश्किलात हैं वो तो कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब प्रिपरेशन का टाइम होता है तब वो तैयारी करते नहीं है। गर्मियों में सर्दियों की तैयारी नहीं की जाती, कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। सर्दियों में ट्रिपिंग से बचने के लिए और लाइन लॉसेस से बचने के लिए गर्मियों में हमेशा प्रिपरेशन की जाती है। इसी तरह गर्मियों में बचने के लिए सर्दियों से ये प्रिपरेशन की जाती है। लेकिन लेस्को जो है वो फरसूदा निज़ाम और निज़ाम तरसील बिजली जो है वो इंतहाई उनका जो है अनअटेंडेड है कि अच्छा, आप यकीन माने मैं एक अरसे से सुन रही हूँ कि वायर्स अंडरग्राउंड करने पर काम चल रहा है। तो ब्यूटिफिकेशन लाहौर जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड वायर्स को किया भी गया लेस्को की, लेकिन मुझे लगता है ये नामुकम्मल होने वाला काम है, बहुत ही पुराना वसीदा निज़ाम है। तो अगर इसको छेड़ लिया तो मेरे ख्याल से गले पड़ जाएगा। ये पूरी इनसे ट्रांसमिशन जो है वो ना चलेगी ना बहाल रहेगी। एक सिर्फ MM आलम रोड जो कि 2 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है, उसको इन्होंने अंडरग्राउंड करना था। पूरी MM आलम रोड बन गई, नए सिरे से रिहेबिलिटेशन हो गई, उसके अंदर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का तब्दील कर दिया गया, लेकिन नहीं हो सका तो लेस्को की लाइंस जो है वो तब्दील नहीं हो सकी। और जब 2 साल बाद उसको देखा कि ये 2 साल पहले काम होना था, जब 2 साल बाद उसका तखमीना लागत लगाया तो वो दुगना हो चुका था। तो प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा यही है कि टाइम पे काम ना करने की वजह एक तो ना अहली तो है इदारों की, लेकिन जो लाइन लॉसेस के साथ साथ आपकी लागत दुगनी हो जाती है उसका कोई निबल बदल नहीं है। एक चीज़ अगर आज 100 रुपये में है तो डेफिनेटली वो आज से 2 और 1 साल बाद, अब 2 साल वाली बात नहीं रही, अब तो 2 महीने बाद हो सकता है वो दुगनी हो जाए। जितनी महंगाई हो रही है आप उसको एस्टिमेट कर ही नहीं सकते उसका। तो बहुत सारे काम हमें बर वक्त करने चाहिए। हमें लाहौर शहर की लेस्को की तरसीली निज़ाम के साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बेहतर करना चाहिए। जहां पॉकेट बनी हुई है, बॉटल नेक्स बनी हुई है ट्रैफिक की, उनको रिमूव करना चाहिए और ख़ास तौर पर लोगों के लिए कुछ ऐसी आसानियाँ देनी चाहिए ताकि बारिश के दौरान वो कहीं पे 10 मिनट खड़े होके मोटरसाइकिल सवार बेचारे जो हैं फैमिली से जा रहे होते हैं उनके लिए कोई आसानी तो हो। बिल्कुल वो किसी बस स्टॉप पे नहीं खड़े हो सकते। आपके आधे से ज्यादा बस स्टॉप्स जो हैं उनकी छतें ही नहीं है, अंडरपासेस पे खड़े होते हैं तो ट्रैफिक पूरी लाहौर कैनाल की जैम हो जाती है। इसी तरह बेचारे कहीं भी खड़े होते हैं तो खड़ा होना मजबूरी है क्योंकि उनकी फैमिली साथ होती है, बच्चे साथ होते हैं, बारिश में भीग रहे होते हैं। तो हमें पैरेलल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, और इसीलिए हम बार-बार अंडरपासेस की बात भी करते हैं, रोड्स को कुशादा करने की भी बात करते हैं ताकि ये ट्रैफिक मसाइल जो हमें बस स्टॉप्स में मेहनत करनी चाहिए, हमें बाकी चीजों पे भी मेहनत करनी चाहिए। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अब हमारे पास एक पूरी लिस्ट है कि हमें कहाँ मेहनत करनी चाहिए, तो हम उस पर जो है मरहलावार आगे बढ़ते हैं। खैर, मसाइल ये हैं कि खुशगवार मौसम, बारिश सभी को पसंद होती है। अब जब लाइट चले गई, अब जब घर में गैस नहीं आ रही है तो आप इस खुशगवार मौसम को एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो कल कुछ ऑलमोस्ट हमें यही सूरत हाल देखने में आई। घरों में भी लोग परेशान रहे, बाहर सड़कों पर भी निकले, ट्रैफिक की वजह से लोग परेशान रहे। और एक हैरानकुन बात अभी पीको रोड पे मैं देख रही हूँ, सुबह आते हुए अच्छा खासा पानी जमा था। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो जाती हैं। बारिश के बाद ये चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। अगेन
इदारों की, महकमों की गफलत, नाअहली की वजह से फिर ऑब्वियसली अवाम ही परेशान रहते हैं। एक और शहर का बड़ा मसला जिसकी तरफ हम बात करने वाले हैं, कूड़े के ढेर। सफाई करने वाली टीमों में मुकाबला जारी, मशीनरी आ गई, पहले से आधे खर्चे पर सफाई करेंगे, कमिश्नर की जानिब से कहा गया है। दुर्रे नया पॉसिबल है ये? देखिए, कल कमिश्नर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें वो बड़ा पुरुद नजर आए हैं, लेकिन मैं थोड़ी उनकी मासूमियत भी इस तरफ कहूँगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बी प्लान बर वक्त तैयार ना होना और जब टेक ओवर उन्होंने किया टर्किश कंपनी की मशीनरी को, उनकी वर्कशॉप्स को, उसके बाद उनका परफॉर्म ना करना, ये तो क्वेश्चनेबल होना चाहिए। और कमिश्नर चूंकि एक लाहौर शहर के सरबराह हैं, पूरे शहर के एक इंतजामी इदारों की बाप की हैसियत रखते हैं, तो उनको इनसे पूछना चाहिए कि आखिर फेलियर की वजह क्या थी। लेकिन कल खुले दिल के साथ उन्होंने एतराफ़ किया है, उन्होंने बिल्कुल कहा है, उन्होंने कहा जी कि मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी इनकारी नहीं हूँ कि लाहौर शहर में मुश्किलात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं माजरत खा हूँ पूरे लाहौर वालों से कि जो हालात का उनको सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी आएगी। चले, ये तो देखने की बात है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो हालात को इतने सूदमंद नहीं है। कल CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने बरमला कहा कि जी आप 2-3 दिनों की बात ना करें, हमारी कमर सीधे होते 6 माह लग सकते हैं। और पुरानी मिसाल दीजिए कि आपको याद होगा जब 2011 में तुर्किश कंपनी आई तो उनको 1 साल लग गया था। भाई वो तो नया सिस्टम था, आप समझ रहे थे, आपके पास मशीनरी नहीं थी, आपके पास सफाई उठाने का पूरा सिस्टम नहीं था, डंपिंग साइट्स नहीं थी आपके पास ट्रांसफर स्टेशन नहीं थे, कूड़ा गलियों से उठा के मेन सड़कों पे कहाँ जमा करें, जब जो जमा कूड़ा मेन सड़कों से उसको डंपिंग साइट पे किस तरह लेके जाए, तो सिस्टम बना था और हम बिल्कुल इस चीज़ का एतराफ़ करते 1 साल लगा था। लेकिन अब आप भी हमें 1 साल की अगर लोरी देंगे तो फिर ये लाहौरियाँ हैं, ये सफाई पे कॉम्प्रोमाइज़ शायद मुश्किल करें। महंगाई पे चीखें निकली हुई हैं आवाम की, जो सहूलियात दीगर है वो ना मिलने पे चीखें निकली हुई हैं। आवाम बाहर जाती है सड़कों पे तो ट्रैफिक के बेहंगम मसाइल पे चीखें निकल जाती हैं। वो जहाँ जहाँ पे जो चीज़ खरीदने के लिए हाथ डालती है तो जेबें खाली हो जाती हैं। तो कितने मसाइल पे लाहौरी कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा, इसमें हम शहरियों को तो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें भी इस चीज़ में अपना किरदार अदा करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इस हवाले से मैं शहरियों को क्या मैसेज दूँ। कूड़ा अल्टीमेटली उन्होंने घरों से बाहर फेंकना है, फिर वो कूड़ा उठा के कहाँ लेके जाना है, ये एक अलहदा चीज़ है। अब शहरी इस पे अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं? एक्चुअली ये हो रहा है कि शहरियों को आदत बहुत हद तक हो चुकी थी, वो कूड़ा इकट्ठा करके शॉपरों में डाल के बाहर रख देते थे, या जहाँ पे भी करीबी कुछ लोग ऐसे भी हैं वो जाके आपके डस्टबिन में और आपके वेस्ट कंट्रैक्टर जो कंटेनर्स हैं उनमें डाल देते थे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि कूड़ा तो वहाँ तक चला जाता है, लेकिन जो आपको नजर आ रहा है ना कि वेस्ट कंटेनर्स के बाहर कूड़ा लपक रहा है और सारी चीज़ें बाहर दूर दूर तक आपको कूड़े की जो है ना वो एक लाइनें नजर आ रही हैं, वहाँ से कूड़ा लिफ्ट नहीं हो रहा, उठाया नहीं जा रहा, और बर वक्त कूड़ा ना उठाने से ये हालत हो रही है। आप जब एक हफ्ता कूड़ा उठाएंगी नहीं, आपके कई दिन का ये बैकलॉग पड़ा रहेगा, तो किस तरह से इलाका साफ होगा? अच्छा दुर्रे ने, अब एक गाड़ियों की मलकियत का भी तो तनाज़ा था, LWMC ओस पार्क और अलबेरा का, इस मामले पर क्या बना? बहुत हद तक जो है वो इनके दरमियान मामला जो है वो तय पा गए हैं अदालत में, अदालत की हद तक कि अदालत ने एक्नॉलेज किया है कि जी ये इनकी मशीनरी बनती है, उस पर नोटिस जारी किए हुए हैं और उनको स्टे भी दिया हुआ है। लेकिन LWMC ने क्या किया है कि वो अभी तक इसको अदालत में फाइट करेगी, जारी बात है, उसमें इनको अपना हक साबित करना पड़ेगा कि इस मशीनरी पे हमारा हक है। लेकिन उस दौरान उन्होंने अपनी तरफ से एक बी प्लान बनाया कि 40 रोज़ के अंदर हम रेंटल मशीनरी लें और रेंटल मशीनरी से कूड़ा उठाएं, जो कि हमें बहुत सस्ता भी पड़ेगा, बहुत आसानी भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी कल बार बार जो CEO लेस्को आपके लाहौर वेस्ट कंपनी के थे इमरान सुल्तान, उन्होंने वादा नहीं किया, उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि चंद दिनों में हालात बेहतर हो जाए, लेकिन हमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं। शायद चंद महीनों पर ही मुहित हमने नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा, हालात इस तरह के है ना कि चंद दिनों में तो वाकई कोई जादू की छड़ी ले आएगा तो काम हो जाएगा। हमने बार बार कहा जी आप महीना दें, 10 दिन दें, 15 दिन दें, कोई टाइम लाइन देना ताकि लाहौरी फिर सुकून से सब्र करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। लेकिन आपने पहले 24 देखें दिसंबर दी, आप पूरा नहीं उतरे, आपने फिर 31 दिसंबर दी, आप पूरा नहीं उतरे, कल आप 5 जनवरी हो गई थी, आप पूरा नहीं उतर रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि जी हम दिन बता रहे हैं जी चंद दिन, और चंद दिन में तो 30 दिन भी होते हैं, चंद दिन में तो 60 दिन भी होते हैं, 90 दिन भी होते हैं। की जा सकती है ये चंद दिन सिर्फ चंद दिन ही रहे, हमें महीनों पर ये चीज जाती हुई नजर हम सिर्फ यही तलकीन कर सकते हैं कि लाहौर ये सब्र ही करें, क्योंकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है ना वो कोई भी डेडलाइन देने से अभी तक कासिर। बिल्कुल, और थोड़ा सा मैं खुद भी शहरियों को कहूंगी अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कर लीजिए, आप भी शहर को साफ रखने में अपना किरदार अदा करें। खैर
इसके बाद हमने जो खबर डिस्कस करनी है वो है शहर में मौजूदा कोरोना की सूरत हाल। एक दिन में 12 अमवात, बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है, और साथ ही साथ 377 नए केस भी रिपोर्ट हुए हैं। और एक और चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, जिनका कल एक बार फिर से कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और एक बार फिर से वो आइसोलेशन में चले गए हैं। डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन, अहम खबरें आपने जान ली और अगली खबर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोरोना की मौजूदा सूरत हाल। और कल तक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 12 अमवात हुई और 377 नए मरीज भी सामने आए। क्या कहेंगे दुर्रन आप? बिल्कुल जी, देखें कोरोना जो है वो नहीं थम रहा और कोरोना के बाद जो है वो तेज़ी से जारी है। स्कूल्स भी खुल गए और दूसरी बात है कि अब तो बड़े बड़े जो हमारे सूबे के और शहर के लोग हैं, उमरा हैं, शरफा हैं, सियासतदान हैं, बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और दीगर लोग हैं, वो भी कोरोना का शिकार हैं। समहाउ कुछ लोग बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत लंबा टाइम लग रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोरोना इफेक्ट कर रहा है। आप खुद देखें कि 88 जो है वो क्रिटिकल है और इसी तरह वेंटिलेटर्स पे भी मुंतकिल हैं। और इसी तरह लाहौर शहर की सिर्फ अब तक 1640, यानी कि आप देखें ना, लाहौर शहर में 1640 लोग जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए सिर्फ इस एक बीमारी के इस मरहले पे मुझे लगता है कि कोई हिकमत अमली प्लानिंग सामने आनी चाहिए। जब आपने स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस भी खोल दिए, अब एहतियात की तरफ भी आपको जाना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में मुसलसल फेलियर है और हम इम्प्लीमेंट जो चीज़ें अपनी कर पाते हैं उसमें मुसलसल नाकाम दिखाई देते हैं। हम ये तो कह देते हैं कि जी आप शादी हॉल्स में ना जाएं, लेकिन अंदर खाते बहुत सारे शादी हॉल्स के अंदर भी पार्टियां होती रही। बहुत सारे शादी हॉल्स के अंदर जो है मैं पर्सनली जानता हूँ, वहाँ शादी की तकरीबात भी होती रही। आपने कहा जी कि पब्लिक मकामात पे इतनी सख्ती की जाए, लेकिन कोई पब्लिक मकामात में चेक करने का मैकेनिज्म ही नहीं था आपके पास। आपने कहा जी कि प्ले लैंड्स, जॉय लैंड्स, पब्लिक एरियाज़ में जो प्ले एरियाज़ हैं वो बंद कर दिए जाए, लेकिन सब चलता रहा। आपने कहा जी पार्कों के अंदर गैदरिंग्स नहीं होने देंगे, फिर भी होती रही, गैदरिंग्स भी होती रही। और आप लोगों ने इस चीज़ को हुकूमत की जानिब से PHA की मिसाल ले लें कि आपने गुले दाऊदी की नुमाइश भी लगा दी और उसके अंदर भी एक वक्त में 300 लोगों की आपने गुंजाइश पैदा कर दी। मतलब कहने का ये है कि बहुत अच्छी बात है, आपने लोगों को तफरीह दी, लेकिन SOPs जो थे कोरोना के, उनके नफाज को कहाँ यकीनी बनाया गया और इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी होनी थी वो क्यों नहीं की गई? ये सारे क्वेश्चन हैं। फिर लोग इसी चीज़ के तो कहते हैं कि जहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की क्लासें लगनी है, जहाँ पे आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं क्लास के अंदर, वहाँ पे तो आपने बहुत सख्ती की हुई है। लेकिन जहाँ पे पब्लिक एरियाज, शादी हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, प्ले एरियाज हैं, गैदरिंग्स हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और होता क्या है, एक टीम जाती है, चंद दुकानें, 2-4 माल, एक आध कोई और बिल्डिंग सील करती है, तस्वीरें बनाती है, वीडियो क्लिप्स बनाती है, वो डिप्टी कमिश्नर से कमिश्नर और ऊपर चीफ मिनिस्टर के ग्रुप तक जो है वो जाके दिखाते हैं जी कि हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक एक मखसूस एरिया में कार्रवाई नजर आती है। बाकी पूरा लाहौर जो है मौजे मार रहा होता है। एक्चुअली ये मैकेनिज्म फेलियर की वजह से हम कोरोना में उस तरह से काबू नहीं पा रहे जिस तरह से हमने फर्स्ट लहर में इस पर काबू पाया था और बहुत हद तक कामयाब हो गए थे। और लाहौर शहर में लाहौरियों ने भी सीरियस लिया था। इनकी ये इम्प्लीमेंटेशन की नाकाम पॉलिसी देखते हुए लाहौरी भी सीरियस नहीं लेते। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि जिम्मेदारी का सबूत दें। अब लोग आपको एक्चुअली मिसालें देते हैं जलसे जुलूसों की, शादी ब्याह की तकरीबात की। अब ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा माहौल बनाएं, लोगों को जिम्मेदार बनाएं, ऐसा इम्पैक्ट दिया जाए कि कोरोना है और अभी आपको इसके साथ जीना है, लेकिन आपको एहतियात हर सूरत करनी है। मुझे हुकूमत का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कहीं नजर नहीं आ रही है। कम से कम महकमा सेहत का इसमें क्या किरदार है, आपको वो भी तो नजर आना चाहिए। तो अना इस हवाले से भी थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ कि अभी जो दीगर ममालिक में इसका वेरिएंट आ रहा है और ये अपने जीन्स चेंज करता हुआ, अपनी शक्ल चेंज करता हुआ, हैयत चेंज करता हुआ वायरस जो है दोबारा क्रिटिकल अंदाज में इफेक्टिव हो रहा है। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में वो पूरी तरह पहुंच जाता है और वो फैल जाता है, उसके बाद आप उसकी तो जजमेंट में इतना टाइम लगा देंगे, क्योंकि हम कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, हम तो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। तो हमें तो ये भी नहीं पता लगना कि अच्छा ये मरीज़ जो बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो गया है वो कोरोना की एक नई शक्ल की वजह से, एक नए क्रिटिकल वेरिएंट की वजह से उसकी जो है वो मौत हुई है। हमें तो ये चीज़ को भी डिटरमिन करते हुए एक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है, क्योंकि हमारे पास उस तरह से रिसर्च मेथडोलॉजी, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज़, रिसर्च साइंस और जो हमारे पास लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए वो उस तरह से हमारे पास नहीं है।
बाहर यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में लोग 2-2 साल बाद एक नई शक्ल को पहचानने में उनको लगा है। तो हम कैसे 2 महीने के अंदर अंदर ये डिटर्मिन कर लेंगे कि ये एक नई शक्ल आ गई है? तो हमें अगले स्टेप की तैयारी भी करनी है। हम पिछले स्टेप्स में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, तो हम आने वाली सूरत हाल जो पूरी दुनिया देख रही है, हम उसमें किस तरह कामयाब होंगे? हमने वैक्सीनेशन के लिए कितनी दौड़ लगाई और पाकिस्तान को छोड़ के पंजाब कितनी एफर्ट कर रहा है? अगर फेडरल में वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो पंजाब को कितना कोटा मिलेगा? क्या आपने कोई ऐसी खबर देखी, कोई आपने ऐसी खबर सुनी? क्या हौसला अफजाई की कोई खबर पंजाब और लाहौर के हवाले से है कि वैक्सीनेशन जो आएगी एक महदूद क्वांटिटी में, उसमें सूबों को कितना हिस्सा मिलेगा? ये प्लानिंग है हुकूमत के लेवल की, ये प्लानिंग है हमारे सूबाई मिनिस्टर साहिबा के लेवल की, ये प्लानिंग है उनके और हौसला देने की उनकी बारी है। और फिर ऐसा ही है कि नतीजा भी हमारे सामने और वो नहीं आई। सीएम साहब का कल एक बार फिर से कोरोना टेस्ट हुआ जो कि पॉजिटिव आया और एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अब ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं। बहुत सारे कोविड पेशेंट ऐसे हैं जो कि परेशान हो जाते हैं कि भाई 15 दिन गुजर गए हैं, 22 दिन गुजर गए हैं, उनका टेस्ट बार बार पॉजिटिव आ रहा है। तो ये चीज़ें एक्चुअली खौफ वाली नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। हर किसी की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगेन इस पर क्या होता है, आपको एहतियात उसी तरह से करनी होती है। देखिए जी, हम ना बहुत दुआगो है वज़ीर आला पंजाब के लिए, उस्मान बुज़दार साहब के लिए, क्योंकि वो काम तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अभी स्टार्ट ही किया था। समझे कि जितना टाइम समझने में लगा और चीज़ें आगे चलाने में लगा, अब तो वो बहुत हद तक रिफाइन होके एक प्योर शेप में आगे निकल रहे थे, चीज़ों को आगे लेके चल रहे थे। लाहौर के लिए उन्होंने 60 अरब का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अस्पताल बनाने की बात की जा रही थी, वर्किंग चल रही थी, लेकिन सडनली वो कोरोना में चले गए। और इस हवाले से जितनी एहतियात मेरा ख्याल है बतौर वज़ीर आला उन्होंने की होगी, शायद किसी आम लाहौरी ने, आपने, मैंने नहीं की। तो हमें इस चीज़ को इस तरह से भी लेसन लेना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं एहतियात कर रहा हूँ, जो मैंने अपने ज़हन में एक SOP बना लिया, मैंने अगर उस पर एहतियात कर ली तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता। आपको 100% वो SOP अपनाने होंगे, डिस्टेंस रखना होगा आपके घर वालों से, फैमिली मेम्बर से, किसी भी लेवल पे, तो आप बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे और आपने सही कहा कि कोरोना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि 10 या 11 दिन का, 8 दिन का सर्कल पूरा करके चला जाएगा। कुछ लोगों में अर्ली रिकवरी भी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही कि है। कोरोना उसका डायग्नोस होने के 6 से 5 दिन के अंदर अंदर भी वो नेगेटिव हो रहे हैं। कुछ लोग 10-11 दिन के बाद अगले 20 दिनों पे, 22 दिनों में भी जा रहे हैं। तो बात यह है कि आपके ऊपर कोई उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इफेक्ट ना हो, आपके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा कोई ऐसा असर ना हो कि आप उसको रिकवर ना कर सकें। खास तौर पे वो लोग एहतियात करें जो लोग क्रिटिकल बीमारी से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। बिल्कुल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और बार बार इस चीज़ का जिक्र भी किया जा रहा है कि जो ऑलरेडी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं उन लोगों के लिए एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगेन सभी लोग जो घरों से बाहर जाते हैं अपने काम निपटाने के लिए, अगर वो अपना ख्याल रखेंगे, SOPs फॉलो करेंगे, अपने साथ साथ वो दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे शहर की सड़कों पर बस स्टॉप्स की सूरत हाल क्या है, शहरी इस वजह से परेशान हैं। खैर, बसें होंगी तो बस स्टॉप से ठीक किए जाएंगे, इस तरफ किसी का ध्यान जाएगा। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और इससे पहले कि हम अगली खबर की तरफ बढ़ें, आपसे अहम खबर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम अगली खबर डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास शहर के बस स्टॉप की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर ना तो कोई बैठने का इंतज़ाम है और शहरी मुश्किलात का शिकार है। लेकिन दुर्रे नया मेरा सवाल ये भी है कि उस तरह से अब शहर में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं है, तो शायद इस वजह से तो नहीं इग्नोर किया जा रहा? नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ इदारे हैं जो हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को मट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश करती हैं और बजाय कि वो सहूलियात के हवाले से चीज़ों को आगे लेके जाएं, वो चीज़ों को पीछे धकेल जाती हैं। छोटे शहरों में, गांव पिंडों में छप्पर स्टॉप होते थे। वो छप्पर स्टॉप ये होते थे कि ना उनकी छतें होती थी, ना वहाँ बैठने का कोई इंतज़ाम होता था और उनको मजाक में हम छप्पर स्टॉप कहा करते थे कि छप्पर चलिए स्टॉप पे बैठिए। वो इस वक्त लाहौर के तकरीबन 80% जो आपके बस स्टॉप्स हैं वो छप्पर स्टॉप वाली हालत उनकी हो चुकी है। ना उनकी छतें हैं, जो छतें हैं वो टूट चुकी हैं, जो जितना भी उसके ऊपर लोहा है वो जंग आलूद हो के गल रहा है। जो बेंचेस हैं वो लोग उखाड़ के ले गए हैं, चोरी हो चुके हैं, वहाँ पे कोई बैठने की गुंजाइश नहीं है। अब बैठ बंदा वहाँ नहीं सकता, बारिश के टाइम पे खड़ा वहाँ हो नहीं सकता। मुझे ये बताएं कि वो जगह ऑक्यूपाइड करके आपकी लाहौर पार्किंग कंपनी को, लाहौर के दीगर जिम्मेदारों को क्या हासिल हो रहा है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। लास्ट में मुझे अच्छी तरह याद है कमिश्नर लाहौर थे अब्दुल्ला सुंबल साहब, उन्होंने इस पर वर्किंग कराई थी और लाहौर के बहुत सारी स्ट्रीट्स पे जिसपे आपकी गुलबर्ग थी, जेल रोड थी, मॉल रोड थी, मॉडल रोड्स कुछ थी, वहाँ पे कुछ मॉडल किस्म के उन्होंने
अच्छे बस स्टॉप्स बनाए थे, आज भी हैं। गुलबर्ग कॉलेज फॉर वुमेन के सामने अगर बात की जाए, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के सामने बहुत बात की जबरदस्त जाए, सहूलियात वहाँ पर अच्छे बेंचेस। लेकिन क्या पूरे लाहौर का इसमें कोई क्या कसूर है? उनका हक नहीं है कि उनको भी अच्छी बैठने की फैसिलिटीज दी जाए? लेकिन मैंने आपको बताया ना, कुछ इदारों ने कसम खाई है कि हमने अपना काम तो नहीं करना, लेकिन जो लाहौर को जितना आगे को धक्का लग गया ना, उसको पीछे लेके आना है, ताकि हुकूमत के जो अनाड़ी सियासी मुखालफीन है उनको तनकीद का और मौका मिल सके, और वो कहें जी कि देखें जी पिछले 5-10 साल में क्या किया। लेकिन वो 5-10 साल में ये भी तो देखें ना, जो बना के लेके गए थे उसको कितना संभाला है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर का बन चुका था उसकी कितनी कदर की है आपने, उसकी कितनी मेंटेनेंस की है। मैं गिनवा के आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स बता सकता हूँ जो पिछले 5 साल में मुकम्मल हुए, आज उन पे तख्तियां भी गायब हो चुकी हैं। और जो पिछले 10 साल 15 साल पहले बने, जितने लाहौर के अंडर पासिस थे, चाहे वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने जेल और अंडर पास बनाया था, क्या किसी का नाम मौजूद है? कोई जाके देखे तो सही। कोई महकमा होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर टूट फूट के शिकार चीज़ों को देखता है, टाइलें टूटी हैं उनको रिपेयर करता है, सड़कों को रिपेयर करता है, दीवारों को साफ करता है, पेंट करता है। लेकिन हमारे अच्छा दुर्रे ने मुझे इस स्टोरी में वाज़े तौर पर ये मेंशन किया गया है कि सीएम साहब के अहकामात थे, उसको भी नजरअंदाज मैंने शरारत ये किया है कि जी कुछ इदारे हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत की काविशों को मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ पे किरदार अदा कर रहे हैं। उनका कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस क्या हैं, फंड्स कहाँ यूटिलाइज करने हैं, उन्होंने काम नहीं करना। और इस चीज बना रहे हैं कि हमारी कंपनियां बंद करती हैं क्योंकि हमने काम नहीं करना। तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जितनी भी एफर्ट कर लें, करना काम तो हम लोगों नहीं है ना, हम बतौर ब्यूरोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, या हम किसी भी गवर्नमेंट के। और उनकी तरफ से शहरियों की सहूलत के लिए मेरे ख्याल से कसम खा ली गई है कि हमने कोई इकदाम नहीं करना। खैर अभी एक अहम खबर शामिल कर लेते हैं। अहम खबर हमारे पास ये है, सीसीपीओ का डीएसपी इकबाल ऑफिस टाउन का अचानक दौरा, गुलाम महमूद डोगर ने। जी तो नाज़रीन, अहम खबरें आपने जानी, हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और ख़बर यह है कि मोटरसाइकिल और रिक्शा नंबर प्लेट्स महंगी करने की समरी तैयार कर ली गई है। तो एक नई चीज़ जो मेरे ख्याल से मुश्किल से ही नज़र आई है, उसकी तरफ भी, क्योंकि हर चीज़ जब महंगी हो रही है तो चीज़ें तलाश करने का सिलसिला हर रोज़ दुर्नियाम मुझे लगता है जारी रहता है कि आज कोई चीज़ ढूंढ के निकाल लेनी है जिसको महंगा करना है। अब इस तरफ नजर आ गई। अब हम यही खबरें रोज़ दिया करेंगे कि ये सेक्टर रह गया है, ये अब ये आपका कोई भी कोई चीज़ रह गई है। प्लानिंग की जाती थी महंगाई कम करने की, अब प्लानिंग की जा रही है महंगाई करने की, हर रोज़ चीज़ें ढूंढी जाती है। अभी अवाम मुतालबा कर रही थी कि मोटरसाइकिल्स के जो रेट्स हैं वो अननेसेसरी बढ़ाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मोटरसाइकिलों के रेट बढ़े, स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ी, और उसके बाद नोटिस ले, और शायद मेरे ख्याल हुकूमत ने नोटिस ले लिया है। तो नोटिस लेने के बाद हुआ ये है कि अब उन्होंने कहा कि इससे भी जो रहा सा रेवेन्यू है, आप देखें ना, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी क्लास होती है ना। आप एक बंदा अगर 1000 रुपए कमा रहा है पर डे के हिसाब से, आप कहते हैं कि नहीं इसके अंदर गुंजाइश है कि इससे हम टैक्सीज लें और ये बड़ी आमदन कर रहा है, तो मोटरसाइकिल बेचारा तो वैसे ही 200-400-500 वाली दिहाड़ी पे बेचारा आया हुआ है, वो क्या आपको टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू में मदद फराहम करेगा? अच्छा, मसाइल ऑलरेडी इतने ज्यादा है महकमा एक्साइज के, नंबर प्लेट्स हासिल करना शहरियों के लिए इतना बड़ा मसला बना हुआ है, बजाय वो कि आप वो मसाइल हल करें, आप मसाइल में इजाफा लोगों के कर रहे हैं। आप देखें ना कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिवाय 2 अहम रूट्स के अलावा, जिसमें एक मेट्रो बसेस चल रही हैं और दूसरे में जो ऑरेंज ट्रेन चल रही है, उसके अलावा रेस्ट ऑफ एरियाज में क्या वो सहूलियात हैं जिसकी वजह से कोई अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए और अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को घर में पार्क कर दे? ऑप्शन तो ये होनी चाहिए ना कि आप लोगों को इस हद तक ले आएँ कि लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दें, जिस तरह बैरून ममालिक में दिया जाता है, और पर्सनल कभी यूज़ करना हो तो अपनी गाड़ी की मोटरसाइकिल निकाल लें। इससे क्या होगा कि इससे आपका माहौल भी अच्छा होगा, लाहौर शहर की सड़कों पे बर्डन भी नहीं होगा, आपकी जो ट्रैफिक अननेसेसरी यूजेज है, जितनी आपकी इससे कमोडिटीज़ हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उनका कम खर्च होगा। लेकिन नहीं, प्लानिंग ऐसी असल में कोई कर नहीं आप कहते हैं कि हम तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, महंगाई कहाँ मैं तो ये कहता हूँ कि जितने आप प्रोग्राम्स के लिए कपड़े रोज चेंज करती हैं कि रोज हफ्ते में 7 दिन नए कपड़े पहनने में भी कोई टैक्स ना लग जाए। ये जुल्मत कीजिए, आपने ये मेंशन कर दिया, मुझे डर लगने लगा। जोक के हुकूमत जो है वो कुछ भी सोच सकती है, आप उसको बिल्कुल भी इजी ना ले। नहीं, ये आपने मेंशन कर दिया, इसके बाद मुझे डर लगने लग गया। अब मुझे इतने बड़े शहर के लिए दुर्रे ने आप ये बताएं, 20 नंबर प्लेट्स का इजरा हर रोज किया जाएगा, ये तो बहुत ही कम है। ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। मोटरसाइकिल्स का जो रेशो है बहुत ज़्यादा है, और मोटरसाइकिल की जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो पर डे के हिसाब से सैकड़ों की तादाद में भी चला जाता है, सम हाउ सम डेज।
तो आप किस तरह से एक अगर 100 मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हो रही है तो आप 20 प्लेट करेंगे, इसका मतलब है कि अब 80 नंबर प्लेट्स को बैकलॉग में डाल रहे हैं। और बैकलॉग में जाने का मतलब है वही जो आज तक हम फेस कर रहे हैं कि वो प्लेटें ना आज तक जनरेट हो सकी, ना लोगों को मिल सकी, पैसे आपने ले लिए, कोरियर चार्जेस भी ले लिए, लोगों को साल साल जलील किया, सेफ सिटी से नंबर प्लेटें ना लगवाने पर उन्होंने चलान भी करा लिए। तो पूरा सिस्टम आपने तबाह बर्बाद कर दिया। आज आप फिर वही बात कर रहे हैं कि अगर हम 100 मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करेंगे तो पर डे तो हम 20 ही प्लेटें निकालेंगे। इसका मतलब है कि वही बात रहे कि 80 फिर लोग जलील होते रहेंगे। तो सही। और अब यानी बाइक लेते हुए भी लोग सोचेंगे क्योंकि बाइक लेना भी अब आसान नहीं रह गया। थैंक यू सो मच दुर्रे ने, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप जानिए हेडलाइंस, इसके बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करने वाले हैं इंसानी रवैयों के हवाले से। वो इंसानी रवैये जिसके नताइज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आते हैं और इस कदर बुरे नज़र आते हैं कि अल्टीमेटली हादसात और बड़े बड़े हादसात हमें रूनुमा होते नज़र आते हैं। किसी की गलती का खमियाजा किसी को भुगतना पड़ता है। जल्दबाजी, बेसब्री, कुछ ऐसे इंसानी रवैये हैं जिसमें आप कोशिश तो ये करते हैं कि आप जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, जल्दी से आप अपने ऑफिस पहुंच जाएं। आप देखते भी नहीं कि मौसम के असरात कैसे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, आपकी जल्दबाजी की वजह से किसी को नुकसान हो सकता है, या फिर बहुत सारे मनचले ऐसे हमें नजर आते हैं जो कि रोड्स पर वन व्हीलिंग करते हैं। बहुत सारी कैंपेन्स हमने देखी टाइम टू टाइम चलाई जाती हैं कम उम्र ड्राइवर्स के लिए, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा शहर है बहुत सारी दीगर जिम्मेदारियां भी होती हैं, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं कम होती नज़र आ जाती हैं टाइम के साथ, लेकिन इंसानी रवैये बदलते नज़र नहीं आते हैं। वो लोग जिनकी अपनी गलती की वजह से ना सिर्फ वो अपने लिए नुकसान का सबब बनते हैं बल्कि बहुत सारे दूसरे ऐसे लोगों के लिए जो कि रोड पर सफ़र कर रहे होते हैं नुकसान का बायस बनते हैं। आप समझ चुके होंगे हम बात कर रहे हैं रोज़ाना के बुनियाद पर रोड्स पर, सड़कों पर पेश आने वाले हादसात की, जिनमें रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। कुछ डिटेल्स हैं हम वो भी शेयर करेंगे, लेकिन बड़े शहर में ट्रैफिक हादसात किस कदर हैं आज हम बात करने वाले हैं इस बड़े मसले पर। जी, तो ये मनाजिर आपने देखा कि हादसात की वजह से कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए, कितने लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। कुछ साल 2020 का डेटा मेरे पास मौजूद है जिसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि रेस्क्यू की जानिब से 3,11,000 से ज़ायद रोड एक्सीडेंट पे सर्विसेज फराहम की गई हैं। साथ ही साथ शहर लाहौर की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जहां पर 66,319 रोड एक्सीडेंट हुए। सूबाई दारुल हुकूमत में एक्सीडेंट्स की तादाद ये देखी गई है। पंजाब भर में एक्सीडेंट में 3,707 लोग जाँ बहक हो गए। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ें हैं। जहां पर अफराद जाँ बहक हुए वहां पर बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कि जख्मी हुए और बुरी तरह से जख्मी हुए। हेड इंजरी या फिर टांग टूट जाना, बाजू टूट जाना, पूरी जिंदगी के लिए आप मोहताजी की तरफ चले जाते हैं। 1-2 सेकंड की गफलत या फिर आप जिसको एंजॉयमेंट का नाम दे देते हैं, इसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाती है। एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपनी जिम्मेदारी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना भी आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। ये आप लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि आप लोग महफूज रह सकें। हम इस पर बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उनके साथ तशरीफ फरमा हैं ताहिरा रुबाब साहिबा, जिनको आप सभी लोग जानते भी हैं, माहिर नफ्सियात हैं और कुछ लोगों की साइकी इस तरह की क्यों होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये रवैये हैं, मिले जुले रवैये हैं। कुछ बात कर लेते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और फिर ये रवैये क्यों हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या होती है, ये भी हम शो में डिस्कस करेंगे। रिजवान नसीर साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन इस वक्त अली साहिब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि इस वक्त बाहर मौजूद हैं रोड पे। उनसे हम रोज़ाना की सूरत हाल तो जानते ही रहते हैं। साल 2020 में ट्रैफिक हादसा किस तरह से, कितनी तादाद में हुए, उनके असरात क्या रहे? साहिब साहब, आप बताइएगा शहर की कौन कौन सी अहम शाहराएं ऐसी हैं जहां पर रिकॉर्ड हादसात होते हैं, तो वहां पे कोई प्लानिंग भी आपको नजर आती है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि इन हादसात को रोका भी जा सके? जी है ना, बिल्कुल जैसा कि आपने इससे पहले जो दादोशुमार शेयर किए हैं कि 3,11,000 जो एक्सीडेंट्स हैं वो रेस्क्यू की जानब से रिपोर्ट हुए हैं और उसमें शहरियों को मदद फराहम की गई है। इसमें लाहौर में 63,000 से ज़ायद एक्सीडेंट जो हैं वो सामने आए थे, जिनमें
208 अमवात 238 अमवात जो हैं वो 2020 में रिपोर्ट हुई हैं। तो बात की जाए इसमें फ्रैक्चर्स के हवाले से तो 32,000 से ज़ायद हेड इंजरीज़ हैं, 68,000 के करीब फ्रैक्चर्स हैं, और जो सबसे एक सेंसिटिव बात है कि 5,000 से ज़ायद रीढ़ की हड्डी के जो चीज़ है टूटने की वो सामने आई है, जिसमें लोग जो अपनी जिंदा तो रहते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी बिल्कुल स्टक हो जाती है, उनकी कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। हेड इंजरी के लिए भी ट्रैफिक पुलिस की जानब से बार बार आगाही कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन ये कैंप सिर्फ एक साइड पे अलामती तौर पे मौजूद होते हैं, किसी किस्म की कोई आगाही नहीं दी जाती। जब कभी हुकूमत की जानब से सख्ती की जाती है और ट्रैफिक पुलिस इस पर अमल दरामद की कोशिश करती है तो बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो सामने आ जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि ट्रैफिक पुलिस को ये ऑपरेशन रोकने पड़ते हैं। तो इस पे जहाँ पे जो महकमे हैं वो ज़िम्मेदार हैं, इसके साथ साथ जो सोसाइटी है और जो कम उम्र बच्चे सड़कों पे आ जाते हैं जिनको ट्रैफिक कवानीन की आगाही नहीं होती। खुसूसन जो लाहौर की बात की जाए तो केनाल रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट सामने आते हैं, फिरोजपुर रोड पे चूँकि ये खुली शाहराहें हैं और यहाँ पे ट्रैफिक तेज़ होती है तो ज़्यादातर हादसा जो हैं वो इन बड़ी शाहराहों पे सामने आते हैं, जिसकी वजह से अमवात भी होती हैं और बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स भी होते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अली साई साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कौन कौन सी रोड्स हैं शहर के जहाँ पर हादसा ज़्यादा होते हैं? अब ये हादसा जो होते हैं, अब बहुत सारे लोग जो जख्मी हो जाते हैं, रेस्क्यू वहाँ पर अपनी इमदाद फराहम करती है, बर वक्त पहुँचती है। डीजी रेस्क्यू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कितना बड़ा चैलेंज है इतने बड़े शहर में हादसा को टैकल करना? डेली बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो रेस्क्यू 1112 की एवरेज 900 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसा है। अच्छा, अब ये अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जितने और बाकी की अमवात या किसी भी चीज़ से लोग ज़ख्मी होते हैं ये बहुत बड़ी फिगर है। बिल्कुल। और इसके ऊपर देखिए जाता कौन है। आपने नंबर तो शेयर कर लिया कि जी हमारे 3 लाख से ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक हादसा जो हुए पिछले साल के अंदर 2020 के अंदर, लेकिन उसमें देखिए कि जो ट्रैफिक हादसा है उनमें 83% 80% से ज़्यादा जो है वो मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। और जो मोटरसाइकिल के ऊपर है वो बंदा जो है ज़्यादातर उनमें से 15,000 यानी कोई तकरीबन 60 से 65% जो है वो 15,000, और अगर हम देखें तो 95% से ज़्यादा लोग जो हैं वो 30,000 रुपए से कम कमाते हैं। आप सोचिए जब उसके साथ ये हादसा होता है और उसको इलाज कराना पड़ता है तो उसके साथ उसकी फैमिली के साथ क्या गुजरती है पूरी, ये सिर्फ बंदा वो नहीं कर सकता, पूरी फैमिली उसके साथ सफर करती है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो मेरी सबसे अपील होगी और खुसूसी तौर पे मैं मोटरसाइकिल वालों से अपील करूंगा कि इससे बचने का हल सिर्फ यही है कि अपनी स्पीड को 50 किलोमीटर घंटा से कम रखें और साइड वाली बाएं लेन में, एक्सट्रीम बाएं लेन में चलें। अक्सर वो गाड़ियों के दरमियान चल रहे होते हैं और तेज चल रहे होते हैं, सिर्फ एक गाड़ी के साथ उसने टच होना है। मोटरसाइकिल वाले तो जाके इधर गिरना है। और उनमें से 10% जिनको हेड इंजरी होनी है उनके बचने के वैसे ही चांसेस दौर जनरल हॉस्पिटल पहुंच गए। इस तरफ हम आएंगे रिजवान साहब, लेकिन ताहिरा आपसे मैं स्पीड की बात की सर ने, और स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक जो जल्दबाजी है ये हमें हर तरफ नजर आ रही है। अच्छे बुरे की तमीज़ हर किसी को है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे नुकसान पहुँच सकता है। मैं ड्राइव कर रही हूँ, मुझे पता है कि एक एक्सट्रीम लिमिट है, इससे ज़्यादा अगर मैं जाऊँगी तो मेरे लिए नुकसान का बायस बन सकती है। उसके बावजूद हम वो चीज़ कर रहे हैं। ये साइकी क्या है? क्यों हम अच्छे बुरे की तमीज़ होने के बावजूद अपने लिए कुछ अच्छा डिसाइड नहीं कर रहे हैं? बेसिकली एक जो हमारा लो टॉलरेंस लेवल है ना, और कंपटीशन और जल्दी वाली चीज़ें जो है हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हमें नज़र आते हैं। हमारी पूरी आवाम को अगर आप डिवाइड करेंगे ना कि उनकी बिहेवियर एनालिसिस आपने करना है तो आपको नज़र आएगा कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम रिएक्टिव लोग हैं, यानी सर पे पड़ती है तो हम फटाफट भागते हैं। उससे पहले तक हमें कभी कोई होश नहीं होता। जो अभी आप बात कर रहे हैं कि हम रूल्स को फॉलो कर लें, हम स्पीड स्लो कर लें, नो, ये हमारा ब्रॉटअप इस तरह का हो चुका हुआ है कि हम रिएक्टिव नेशन के तौर पे बिहेवियर करते हैं। हम कभी भी प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर, यानी पहले से तैयारी के साथ कभी कोई चीज़ नहीं करेंगे। यानी हम टाइम से थोड़ा पहले निकल जाएं, कभी नहीं करेंगे। टाइम 10 मिनट रह जाएगा तो हम निकलेंगे, फिर उसके ऊपर हम तेज तेज जो है भागना शुरू करेंगे, और फिर हम ये भी नहीं करेंगे कि हम अपनी लेन को जो है वो फॉलो कर लें। सो बेसिकली ये बिहेवियर जो है ये हमारा रिएक्टिव बिहेवियर है, जिसके ऊपर मैं ये समझती हूँ कि ना सिर्फ ये कि बड़ों की तरफ
तरबियत की ज़रूरत है, ये बचपन से तरबियत की ज़रूरत है, तब हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप रोड पे बाहर निकल के जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब है, आप कहीं पे भी जिम्मेदार नहीं होंगे। कहते हैं आप किसी नेशन को समझना चाहते हैं ना, आप उसके रोड्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि वो लोग किस तरह का बिहेवियर करते हैं। 3 चीज़ें ऑब्जर्व करने की होती हैं, सड़क पे लोगों का बिहेवियर कैसा है, शादियों पे कैसा होता है, फौतगी पे कैसा बिहेवियर। ये 3 चीज़ें उस नेशन को खोल के आपके सामने बयान कर देती है कि ये नेशन बेसिकली है क्या। आप देखो कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, हम कभी भी जो है मतवाजन बिहेवियर को जो है लेके नहीं चल रहे होते। बैलेंस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ही नहीं है एक्चुअली, और हम इसी वजह से बहुत सारे मुश्किलात जो है हमें उनका सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो मैं यूँ समझती हूँ कि हमारी मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगी, जब मैं बाहर थी तो मैं ये सोचा करती थी कि काश पाकिस्तान में भी लोगों के लिए पैदल चलने के लिए जो है ना वो लाइट्स होनी चाहिए ताकि उनको पता हो। अच्छा, मैं वापस आई, लकीली 1-2 साल के अंदर वो चीज़ हो गई है एंड इट मेड मी सो हैप्पी कि ये बड़ा कंफर्टेबल है। अच्छा, बट ये हो गया, कुछ चीजें हैं लेकिन लोग उससे फायदा उठाना भी पसंद नहीं करते हैं। नहीं है ना, क्योंकि उसको एजुकेट नहीं किया गया, ये जाहिल तरीन काम है। डॉक्टर साहब से मैं जान लेती, डॉक्टर साहब अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो ये बताना किसकी जिम्मेदारी है लोगों को? देखिए, जो असल चीज़ अगर दुनिया में रिसर्च में देखें सारा, तो वो कहते हैं कि एक हादसे को वो कहते हैं हादसा नहीं है, इट्स नॉट अ रोड ट्रैफिक, इट्स अ रोड ट्रैफिक क्रैश, बिकॉज ये या ड्राइवर की गलती से होता है, यानी अगर ड्राइवर सही ड्राइविंग नहीं कर रहा, गलत ड्राइविंग करता है और सही लेन में नहीं चलता, ये अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। लेकिन एक मैं अभी इनसे बल्कि सवाल भी करूंगा इससे रिलेटेड, वो ये है कि जो हमारा वो जो बिहेवियरल चेंज है वो हमने किस तरह से लेकर आना। तो नंबर 1 तो पहला ड्राइवर है। दूसरी अगर चीज़ देखें तो या गाड़ी में कोई गलती है, फॉल्ट है व्हीकल के अंदर, और तीसरी जो है वो ये है कि अगर आपकी सड़क में कोई ख़राबी है, मसलन कोई खड्डा है या कुछ और, वो भी अगर आप देखें, हम हर साल क्या करते हैं, हम जितना कूड़ा अपना इकट्ठा करते हैं वो प्लास्टिक बैग्स बना के उसके बाद गटर में फेंक देते हैं, वो ब्लॉक होता है, अगले साल वो सड़क पे पानी खड़ा होता है, सड़क टूट जाती है। और चौथा, हम कोसने लग जाते हैं महकमों को, किसी ने काम और चौथी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अदर रोड यूजर्स जो दूसरे सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं उनका रवैया क्या। मसलन एक बंदे ने क्रॉस करनी है सड़क, वो बगैर देखे कहता है जी मैं क्रॉस करता हूँ, खुद ही लोग जो है ब्रेकें लगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो कभी कभार ब्रेकें नहीं भी लगती। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, अगर आप इनके ऊपर मौसर अंदाज से काम कर लें तो इससे एक चेंज का प्रोसेस आ जाता है। और जिस तरह इन्होंने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी नेशन का अगर आपने बिहेवियर देखना हो या किसी नेशन को, तो सबसे आसान आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें, उसका ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता है। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर अगर हम इफेक्टिवली फोकस कर लें और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवा दें तो उससे यकीनन ये जो रोज़ाना के 900 ट्रैफिक हादसा हैं, और पिछले साल 1,70,000 लोग माजूरी हुई जिनको, यानी कि वो हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ा, उनके फ्रैक्चर्स हुए या कुछ और, ये हम सारे लोग बच सकते हैं। और इसका नुकसान अगर आप देखिए दुनिया में 518 अरब US डॉलर से ज़्यादा है, जिसमें 90% जो है वो हमारे जैसे ममालिक में होता है जहाँ पे लोग ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन चारों के ऊपर अगर काम किया जाए तो फिर हम मौसर अंदाज से जो है वो। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे कहीं ना कहीं लगता है लोगों को आपको लूप में लेना, काउंसलिंग करना, आगाही देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिज बनाए गए हैं, कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता, क्यों नहीं करता? वहाँ निशाइयों के डेरे आपको नज़र आ रहे हैं, असल मकसद के लिए जिसके लिए बनाए गए हैं वो नहीं हो रहा। सिटी ट्रैफिक पुलिस कैंपेन चलाती है लाइन और लेन की पाबंदी के लिए, उस पर भी 1-2 दिन काम हुआ लेकिन वो ख़त्म हो गया। लोगों को ये आदत जो लोगों की है वो किस तरह से बनाई जा सकती है? ये आदत नहीं है बल्कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। इस पे हम बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ये अहम खबरें थी आपके साथ शेयर की। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, कुछ हादसात की तादाद मैं चाहूँगी शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि शहर में किस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने से हादसात कितने हो रहे हैं। जी, अगर आप देखें तो अगर 3 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक हादसा पूरे पंजाब में, तो उनमें से 70,000 जो है वो तकरीबन जो है वो हमारे सिर्फ इधर हुए हैं लाहौर शहर के अंदर, जो रेस्क्यू ने मैनेज किए हैं। अभी आप सोचिए इसके अलावा कितने होंगे। सो एक बहुत बड़ा ये नंबर है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो रहा है और उससे मुतासिर हो रहे हैं तो वो ट्रैफिक हादसात हैं। बिल्कुल, जो एक चीज़ है हर कोई जो एक है, अब अगर आप 4 चीज़ों पे जो मसलन अगर आज 75% लोगों का लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंसिंग का बाकायदा बाहर एक निज़ाम है जिसके तहत उसको एक प्रोसेस से गुजरता है और उसके बाद फिर उसको हम लाइसेंसिंग देते हैं। इसी तरह स्कूलों में
अगर आपको ट्रैफिक या रोड सेंस के बारे में जो है ये वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीज़ें- कम से कम आप तो बच्चों को ये आगाही इन दें। चीज़ों से जो है हम इसकी प्रिवेंशन पे फोकस कर सकते हैं, और ये ममालिक ने करके दिखाया है। कई ममालिक थे जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा थे इंसिडेंट्स, और उन्होंने इसको जो है वो रिड्यूस किया, और इन्हीं 4 फैक्टर्स पे, यानी ड्राइवर के ऊपर फोकस करके, अपनी व्हीकल्स की जो है सेफ्टी को इम्प्रूव करके, सड़क की क्वालिटी और उसकी उनको इम्प्रूव करके, मार्किंग्स को, और उसके बाद दूसरे जो लोग सड़क इस्तेमाल कर रहे थे उनमें ट्रेनिंग और अवेयरनेस को रेज करके उन्होंने एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आए और बहुत बड़ा एक चेंज का प्रोसेस जो शुरू किया। तो इसमें नो डाउट एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें एक जिम्मेदार शहरी बनना होगा। हमने हर चीज़ हुकूमत के ऊपर छोड़ी हुई है। अपना कूड़ा हम साफ करेंगे, घर तो साफ कर लेंगे, लेकिन उठाएंगे सारा प्लास्टिक बैग नाली में फेंकेंगे, अगले साल वहां पे सड़क पे पानी खड़ा होगा, तो सड़क टूट जाएगी, तो उस पे एक्सीडेंट्स किसके होने हैं? बिल्कुल पानी ऐसे खड़ा होना है, अच्छा, कौन हेलमेट जिम्मेदार? एक बहुत अच्छा, मामूली हेलमेट सी आप चीज़ सब है, जानते हैं, बिल्कुल, और हेलमेट नहीं पहनेंगे। 80% लोग आपको हेलमेट पहने हुए नजर नहीं आएंगे, और कुछ लोग आपको ऐसे भी नजर आते हैं जिनके पास हेलमेट मौजूद है, बाइक पर उन्होंने रखा है सिर्फ इस वजह से कि उनका चालान ना हो जाए, लेकिन वो पहनना गवारा नहीं करे। उससे नुकसान किसका हो रहा है? आपका अपना। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, और मैं आई डोंट नो, ये मेरी भी साइकोलॉजिस्ट बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है, कि हर कोई ये सोचता है मेरे साथ नहीं होगा। हाँ, जबकि बिल्कुल, 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 बिल्कुल। 80% जो अब हैं वो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स है, लेकिन हर बंदा मोटरसाइकिल वाला जब निकलता है, तो आज अगर कोरोना का एक फियर फैला है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लोगों में अब समझने की जरूरत है कि आपके साथ ट्रैफिक हादसा हो सकता है, और सिर्फ एक स्लिप होना है बाइकर, आपके साथ हादसा हो सकता है। तो आपको बहुत एहतियात के साथ साइड लेन में स्लो स्पीड पे चलना मेरी अपील है। आज रेस्क्यू सिस्टम बन गया है, लोग आपकी मदद के लिए मौजूद हैं, बगैर अमीर और गरीब का फर्क रखे फौरन सर्विसेज मिलती है। लेकिन हमें ज्यादा खुशी, आई एम श्योर सबको ज्यादा खुशी ये होगी, आपकी फैमिली को भी ज्यादा खुशी तब होगी जब कल कोई हादसा ना हो। बिल्कुल, तो और सभी लोग खैर ऑफिस से अपने घर चीज पहुंच जो है ना, जाएं। हर कोई क्यों सोचता है मेरे साथ नहीं होगा। अच्छा, मुझे ताहिरा ये बताएं, हम चीज़ों को अब सब शायद इस वजह से प्लान नहीं करते हैं कि अच्छा बुरा नहीं हमने सोचना, ये चीज़ें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, कोई हादसा हो जाए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? मैं अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जी आप पहले से सोच के निकलेंगे, स्लिप ना हो जाए, और ये इसके लिए कॉशियस रहें। मैं ये समझती हूँ कि एक जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम किसी ऐसे मुल्क में नहीं रह रहे जहाँ पे आके गवर्नमेंट खुदा ना खास्ता अगर आपको माजूरी हो जाती तो उसने आपको माजूरी अलाउंस देने शुरू कर देने। हम किसी ऐसे मुल्क में नहीं रह रहे कि जहाँ पे गवर्नमेंट अगर मैं हमारे घर का कोई सरबराह फौत हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसने पूरे बच्चों की जिम्मेदारी ले लेनी है। अल्टीमेटली इट्स यू, आप हैं, और आपकी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको माजूरी होती है, आपको आपकी जान चली जाती है, तो आप अपनी फैमिली के बारे में सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि क्या होगा। और ना ही मैं ये समझती हूँ कि हमारी तकरीबन 60% पॉपुलेशन जो है वो इस काबिल नहीं है कि अपने रिलेटिव्स को जो है अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करके उनको ऊपर ले जाए। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास कि जिसकी वजह से हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ईजीली रियलाइज हो सकती है और हमें करने की ज़रूरत है। बेसिकली जो एक चीज़ है ना, कहीं भी दुनिया में बेशक जितने भी ममालिक हैं ना, वहाँ पे है ना तरक्की सिर्फ जिस चीज़ की वजह से होती है, जराइम जिस वजह से ख़त्म होते हैं, या लोग डिसिप्लिन जिस वजह से होते हैं, वो होता है लॉ इन्फोर्समेंट। बिल्कुल, जज़ा और सज़ा का कानून खुदा का बना हुआ है। जब इंसान बिल्कुल शूतर बेमहार की तरह चलते हैं ना, जब उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो फिर वहाँ पे ना कोई कानून होता है। आपसे ये क्वेश्चन है, बार बार हम बात कर रहे हैं सजा और जजा के निजाम की, लोगों को पाबंद भी तभी किया जा सकता है जब उनके सर पे कोई तलवार नजर आ रही हो कि आपके साथ ये हो सकता है। अब देखिए, जब आप मोटरवे पे चलते हैं आपको फाइन का डर होता है। हमारी पाकिस्तान की एक पुलिस है इस पे, और फाइन का डर होता है। वहाँ पे अब लेन भी फॉलो करते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, और एक उसका डिटरेंट इफेक्ट है, तो डेफिनेटली चेंज होता है। जैसे ही आप शहर में दाखिल होते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान आ गया। चलें जी, अब आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ये चीज़ डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है लोगों में भी, और इफेक्टिव हमें जो है इसके ऊपर इन्फोर्समेंट की भी, कि बेहतर तरीके से हम जो है वो अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस का किरदार क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कि ये बेहतरी लाई जा सकती है, आप लोग तैयार हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ कैंपेन करने को? ये जब तक मिलकर सब लोग काम नहीं करेंगे तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। जी, ये नो डाउट इसमें इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली जरूरत, लेकिन ये के साथ साथ मैं समझता हूँ मीडिया पे, क्योंकि आज मीडिया ने बहुत वाइब्रेंट हो गया। पहले ये चीज़ नहीं थी, जहाँ पे आपने कोरोना के बारे में इतनी, वहाँ पे आज मैं समझता हूँ जितनी बात इनसे हुई है और किसी चीज़ से नहीं होती। तो आपका इसके बारे में आप एक्सीडेंट दिखाएं और उन लोगों के बारे में बताएं जो शायद निकलते हुए यही सोचा था उसने मेरे साथ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, और उसकी माजूरी, और उसके बाद उसको दिखाइए कि उसके क्या नताइज हैं और उसकी फैमिली किस तरह से गुजर रही है। अगर मैं समझता हूँ आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर सके, हो सकता है उनमें चेंज। बाहर भी
आपने जिस वक्त हो तो उन्होंने तस्वीरें लगाई होती हैं, बाहर उन्होंने ऐसी इमेजेस देते हैं कि मैंने भी ये सोचा था शायद मेरे साथ नहीं होगा, और फिर जब उसका ट्रैफिक हादसा हुआ, क्योंकि मैं सही तरह से सेफ ड्राइविंग नहीं कर रहा था। तो आज हमें मीडिया के जरिए भी ये अवेयरनेस और ये इतना ले जाने की जरूरत है ताकि उनके घर वाले भी उनसे निकलते हुए पूछें कि अगर शौहर निकल रहा है। यही है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई जा सके, उनको बताया जा सके कि उन्होंने किस तरह से जिम्मेदारी का एहसास करना है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोड हादसा की एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी। हर दूसरा बंदा आपको ट्रैफिक सिग्नल पे मोबाइल फोन यूज करता नजर आ रहा है, पीछे से हॉर्न हो रहा है, तब समझ मेरे साथ अपने साथ ये चीजें हो चुकी हैं। आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल बारहा हम लोगों को कह चुके हैं रोड एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी वजह है, बन सकता है, बनता भी है। बहुत सारी मिसालें भी हमारे सामने आई हैं। क्यों हम इतने बेसब्रे से हो जाते हैं कि जो चीज़ अभी हम देख लेंगे बाद में हो नहीं सकती, अभी फ़ोन पे बात कर लेंगे बाद में हो नहीं सकता? बेसिकली फिर वही उसी तरफ हमें जाना पड़ेगा कि ये वो सारी चीजें हैं जहाँ जिसमें तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो चीजों की एडिक्शन हो चुकी है। हाँ, एडिक्शन बिल्कुल हमारा ही हो चुकी है। आप देखो पूरी अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में अब ये भी हो गया कि आप गाड़ी ड्राइव करते वक्त कुछ खा भी नहीं सकते। पहले आप खा सकते थे, अब आप खा भी नहीं सकते बिकॉज ये भी एक्सीडेंट कॉज कर सकता है। आप इंसान है ना, आप कितनी तरफ अपनी अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। और फिर मोबाइल ऐसी चीज नहीं है कि बस आपने इसका एक बटन प्रेस करना है एंड दैट इज इट। आपने मोबाइल के ऊपर अक्सर ये नहीं होता कि लोग कॉल के लिए, कॉल तो शायद सुनना बड़ा आसान है कि आपने एक बटन प्रेस किया और कॉल आपकी चल पड़ी, लोग टेक्स्ट कर रहे होते हैं, यानी विच इज वेरी वेरी डेंजरस। एक्चुअली कॉल की वजह से उतने शायद एक्सीडेंट्स नहीं होते जितने जब आप गाने सुनने के लिए मोबाइल अपना सर्व कर रहे हैं, जब आप जो है मैसेजेस को रिप्लाई कर रही है। यानी आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि आप इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि आप ड्राइव भी करेंगे, आप टेक्स्ट भी रिप्लाई करेंगे, और आप इस तरह छोटी छोटी सी चीजों को केयर करने की जरूरत है जिसकी वजह से हम अपने अंदर चेंजेस खुद ले। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर तभी आएगी जब आप अपने हालात का एनालिसिस करेंगे कि आप किन हालात का शिकार हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, डॉक्टर साहब आप भी इस चीज से एग्री करेंगे। हम वो लोग हैं, हम देखो देखी लोगों को ना कि अगर कोई तेज गुजरा है तो भाई मुझे इसके साथ गुजर के दिखाना है कि भाई मुझे भी बहुत अच्छी रोड रेज इसको कहते हैं। बिल्कुल। अब ये चीजें, ये बिहेवियर क्या है कि हम जैसे देख रहे हैं सभी लोग कर रहे हैं, मुझे अगर जिम्मेदारी का एहसास है भी, पर मैं उसी माहौल में अपने आप को वैसा ही एडजस्ट करना चाहूंगी। अना आपने देखा होगा कि वो लोग जो बड़े अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहे होते हैं ना, स्मूथली चल रहे होते हैं, उनकी एक्सीडेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। मगर वो लोग जो कि अक्सर यूं करके जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट उनकी वजह से हो जाते हैं, उनका शायद ना हो मगर उनकी वजह से दूसरे लोग जो हैं, जो बेचारे केयरफुली चल रहे हैं, उनके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा रोड रेज, हमारी यंगस्टर जो है, यंग जनरेशन जो है, उसमें जी गुस्सा आया, बाइक लेके निकल गए, गाड़ी लेके निकल गए, अब उन्होंने अच्छा वो खुश है मिजाज में बहुत, उन्होंने फुल फास्ट ड्राइव करना है। यानी हमें हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमारे इमोशंस अगर सैड हैं तो भी वही बिहेवियर है, अगर हम खुश हैं तो भी, हाँ तो भी हमारा वही बिहेवियर है। आपका 14 अगस्त हो, लोग इसी तरह से अभी आप न्यू ईयर की मिसाल ले लें, इसी तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, वन भी नहीं कर रहे हैं, सारा जोश जो है वो दिखाते हैं उसके ऊपर। और इसके लिए मैं ये समझती हूँ कि आपने बहुत अच्छी एक बात की थी, डिपार्टमेंट्स की आपस में जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवाइड होना। एक ही प्रोजेक्ट के लिए आपने क्या करना है, आपने और स्कूल्स को ऑन बोर्ड लेना। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे स्कूल्स की अपनी भी एक जिम्मेदारी है। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल को ट्रेन कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, जिसका काम सिर्फ ये नहीं है कि उसने डिग्री कमानी है और उसने बस ये पैसे कमाने, नो, उसने एक बेहतरीन इंसान बनना है सोसाइटी के लिए, और उसकी जिम्मेदारी आपके स्कूल और टीचर के ऊपर है। जो चीज़ आपका स्कूल और आपका टीचर आपको सिखा सकता है वो आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं सिखा सकते, बिकॉज आप देखो डिसिप्लिन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल। आपने एक टाइम पे जाना, एक टाइम पे वापस आना, आपने एक क्लास आपकी एक टाइम, वहीं पे ही अगर आप ये चीज़ें अपनी इम्प्लीमेंट कर दें कि आपने लोगों को सिविक सेंस सिखानी है, बच्चों को आपने ट्रैफिक रूल्स का बताना है, बच्चों को उनके चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बताना है, आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें नीचे चली जाएंगी। एक आपका दूसरा टारगेट पॉपुलेशन ग्रुप है जिसको इस वक्त मैं समझती हूँ अगर हम कैप्चर करने में कामयाब हो जाएं तो जिन प्रॉब्लम्स में इस वक्त हम फंसे हुए हैं हम उससे बाहर निकल आएंगे। वो हमारा ग्रुप है 18 से 22 साल का जो लोग हैं, लड़के और लड़कियां। 18 से 22 साल का एज ग्रुप जो है, दे आर जस्ट गोइंग टू बी द
वर्किंग इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। आप उनको ट्रेन कर देंगे, आप देखेंगे आपके अब्यूजेस कम हो जाएंगे, आपके ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, बहुत सारे बड़े मसाइल आपके काउंटर हो सकते हैं अगर आप 18 से 22 साल की अपनी आवाम को केटर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट, ठीक है जिम्मेदारी है, मगर एज एन इंस्टीट्यूशन आप क्या कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर रहे हैं? बिफोर पॉइंटिंग द फिंगर टू अदर्स, प्लीज थिंक ऑफ आपको देखना है कि आप किस तरह से करें। डॉक्टर साहब, न्यू ईयर पे क्या हालात रहे? बहुत सारे मंचले हमने सड़कों पर देखे जी। आई थिंक इस बार ट्रैफिक पुलिस ने इतने ब्लॉकेट्स लगा दिए थे कि किसी को वन व्हीलिंग या तेज जाने का मौका नहीं मिलता था। पहले से ही सारा प्लान पहले से प्लान था कि जी जितनी ट्रैफिक को आप रोक सकते हैं कि उस वक्त लोग ना निकले। तो आई थिंक उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि उस तरह जिस तरह से डेथ्स होती हैं जो आप वो देखते हैं वो नहीं हुई। तो इसलिए वो एक था, प्लस ठंड भी काफ़ी थी। सो कोई बहुत ही जोशीला था तो वो उस वक्त निकला, और वो भी आगे चूंकि ब्लॉकेट्स थे तो इसलिए ट्रैफिक वहाँ पे जो थी उसकी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही हालात रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ताहिरा रुबाब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तमाम गुफ्तगू का मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि आप लोग जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। ये जो आपके खुशी के, गम के मुख्तलिफ तासुरात हैं, इनको आप खुद मैनेज करना सीखिए। रोड पर निकल के अगर आप अपनी खुशी का इजहार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तब भी आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुस्से का इजहार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तब भी आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी, मैं कहूँगा कि याद रखें, हर कोई ये सोचता है शायद मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन हादसा आपके साथ हो सकता है, इसलिए एहतियात से चलाएं। और सेकेंडली, अगर आज किसी के साथ हादसा पेश आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो खुदा ना खासा कभी वो आपके साथ भी पेश आ सकता है, इसलिए एहतियात कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा रुबाब साहब आपका भी। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाजरीन, हम अक्सर आपसे ये चीज़ कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और ये टैलेंट आपको नौजवानों में जब नज़र आता है, नौजवानों में जज्बा ऐसा नज़र आता है कि वो अपनी स्टडी के साथ साथ अपना शौक़ भी साथ लेकर चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इस तरह के ज़बरदस्त टैलेंट को आपसे मिलवाते रहें, आपको भी मोटिवेट करते रहें, आपके भी हौसले बुलंद करते रहें, आपको ये भी बताते रहें कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप भी कुछ कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। आज ऐसी ही एक ज़बरदस्त मिसाल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। सैयद हैदर अब्बास काज़मी ने हमें ज्वाइन किया है, और इनके बारे में बताती चलूँ, 22 साल इनकी एज है, MBBS फाइनल ईयर के ये स्टूडेंट हैं, और इसके साथ साथ ये स्केचिंग और पेंटिंग भी कर रहे हैं, दो डिफरेंट चीज़ें। तो सबसे पहले इनसे जान लेते हैं कि शौक़ इन्हें कैसे आया। हैदर, बताइएगा, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। MBBS और साथ पेंटिंग्स, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, किस तरह से कर लिया? जी, MBBS जो है मुझे शुरू से शौक़ था डॉक्टर बनने का, और आर्टिस्ट वाली जो शौक़ थे, मतलब बचपन से जो है मेरे अंदर ये चीज़ होती थी, मैं पेंट करूँ, ड्राइंग करूँ, बड़े अट्रैक्ट करते थे मुझे। तो फिर ये था कि जब MBBS की तरफ पैशनेट ज़्यादा हो गया तो अंदर छूट गई थी मेरी काफ़ी अर्से तक पेंटिंग और वो। लेकिन फिर MBBS में आने के बाद अब ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी को फेस करना पड़ता है। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस पेंटिंग को जो है अपना जो है सोर्स ऑफ वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने, यानी जब कभी आपको लगता था आप थक गए हैं काम करके, तो पेंटिंग्स की तरफ आप आ गए और यहाँ से आप रिलैक्स फील कर। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करने वाला काम होता है। मुझे तो लगता है कि आपको इसमें पूरी तवज्जो देनी पड़ती है, तो इस पे रिलैक्स कैसे फील कर लेते हैं आप? रिलैक्स मैं इस तरह फील करता हूँ कि बेसिकली शौक की बात मेरे ख्याल से, शौक के अलावा भी ये कि ये एक जो है सोर्स ऑफ लिंक है मेरा टू अल्लाह। क्योंकि मेरा जो ज़्यादा जो मैं फोकस अपना रखता हूँ पेंटिंग में वो है नेचर और नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। तो जब मैं बनाने लगता हूँ तो जब उसकी डिटेल्स में बनाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक दरख्त ले लें, पौधा ले लें, मैं अगर वो भी बनाऊँगा उसकी जब डिटेल्स में जाने लगता हूँ तब मुझे एक एहसास होता है कि यार जो असल आर्टिस्ट है, जो खुदा है जिसने इतनी बारीकी तक को जो है देख के जो है वो बनाया है, तो वाकई वो वाकई वहदाहुल शरीक है। आपको एहसास भी होता है और आपको पता भी चलता है कि वो जिसने पूरी दुनिया बनाई है उसने कितनी बारीक बीनी से देखा। अगर मैं इस छोटी सी चीज़ को जो है बनाते हुए इतना थक रहा हूँ तो उसने जिसने पूरी कायनात को तख्लीक कर दिया,
तो वाकई वाहदा शरीक है। और फिर उसके बाद ये एहसास जब होता है कि जब वो इतना सब बनाने के बाद जो है किसी को नहीं भूल सकता, तो मुझे कैसे भूलेगा, मेरी मुश्किल भी वो टाल देगा। ज़बरदस्त, यानी आप अल्टीमेटली अल्लाह ताला के करीब भी होते चले जाते हैं जब आप चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। अच्छा माशाल्लाह, मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो मुझे पता चला आपने इंटरनेशनल मुकाबलों में भी हिस्सा लिया, वहाँ पर भी कामयाबी हासिल की, तो कैसा लगता है? वो तो बस मैंने टू बी ऑनेस्ट उस टाइम मुझे इतना नहीं था। मैं तो मैं एक्चुअली काफ़ी जो है अपने आर्ट वर्क्स को कन्फाइंड रखता था अपने तक ही, मैं किसी को बताता नहीं था। तो ये अचानक से एक कहीं से उड़ती हुई खबर आई कि जी ये इंटरनेशनल एक कंपटीशन है इन 2014। तो किसी ने कहा आप ऑनलाइन भेज दो, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को क्या पता लग गया। और इसमें मज़े की बात ये है कि मुझे साल बाद जाके पता लगा कि वो मैं उसमें अवार्ड जो है वो विन कर चुका हुआ था। ज़बरदस्त। तो उनका मुझे मैसेज आया हुआ था और मैंने वो मैसेज रिसीव और वो लम्हा तो बहुत ज़बरदस्त होगा, आपकी एक्साइटमेंट की कोई इंतहा नहीं। फिर जब मैंने अपनी फैमिली को बताया तो उनके लिए बायस फ़ख्र था और इस चीज़ से मुझे और खुशी हुई। अच्छा, फैमिली ने हमेशा क्या सपोर्ट किया? क्योंकि जब आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो फैमिली हमेशा कहती है कि पहले आपका फोकस स्टडी होनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ और करें। नहीं, उन्होंने हमेशा बस यही कहा कि बेटा डॉक्टर बन रहे हो, बस ये ध्यान रखना कि जो है ना डॉक्टर एक अच्छे बनो, इंसानियत की खिदमत करो और जो है ना उसमें जो है ना तुम्हारी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो अगर ये क्राइटेरिया पूरा करो फिर जो मर्जी करो। सही, ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, ये आपका स्केच हम दिखा भी रहे हैं, कायदे आज़म का ये स्केच में कितना टाइम लगता है और प्लान क्या प्रॉपर करते हैं कि इसमें मैंने काम करना है, कितने दिनों में इसको मुकम्मल करना है, किस तरह से प्लानिंग सारी करते हैं? ये तो पहले वही होता है कि एक स्टेट ऑफ माइंड आती है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें उसमें क्रिएटिविटी जो है उसे फिर काफ़ी देर बैठ के सोचता हूँ कि अच्छा इसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूँ अपने मजाज के मुताबिक। बेसिकली मैं जितने आर्ट वर्क है इसमें मेरा मजाज, मेरे जितनी नेचर है, मेरे मूड्स हैं, वो सारे उसमें मैं एक्सप्रेस कर रहा होता हूँ। वो कलर जो हैं, अगर मूड ऑफ है तो मेरे कलर जो हैं वो डार्क होते जाते हैं, अगर मूड अच्छा है तो ब्राइट कलर्स होंगे। तो काफ़ी उसमें टाइम लगता है मुझे। कभी कुछ ऐसा लगा है कि ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, कुछ ऐसा काम जिसको देख के लग रहा हो कि ये मुझे करना है, मेरे लिए मुश्किल भी है, चैलेंज भी है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाकी चैलेंजिंग भी लगती है कि ये मैंने करके दिखानी है? चैलेंजिंग बस यही है कि अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो ये चीज़ मुझे बस जो सबसे बड़ी करती है चैलेंजिंग, कि उनके लिए एक मैं रोल मॉडल बनूँ कि कल को जो है मेरे छोटे बहन भाई मेरे वालिदैन फ़ख्र से बता सकेंगे हाँ ये मेरा बड़ा भाई है, हमारा बेटा है, और वो भी उसी को फिर वो फॉलो करते हुए जो है कल को वो कहें कि हाँ मैंने बनना है तो ऐसा बनना है। तो मेरा बस ये होता है। तो बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है कि आप बहुत सारी चीज़ें सोच के जो हैं वो चल रहे हैं, अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए मिसाल भी बनना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स भी आगे हैं कि इस फील्ड को आगे लेकर चलना है? क्योंकि जैसे कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, फाइनल ईयर आपका चल रहा है, फिर ऑब्वियसली मैनेज करना चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं रहेगा आपका शौक कहीं पीछे रह जाएगा? नहीं, अब वो वाले फेज से मैं निकल चुका हूँ टू बी ऑनेस्ट। ये आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा जो है अंदर मैं छोड़ चुका था जब मेरी MBBS स्टार्ट हुआ, तो उससे काफ़ी अर्सा पहले, क्योंकि उसमें एंट्री टेस्ट और उसमें इतने स्ट्रेस होता है कि मतलब वो बिल्कुल छोड़ गया था। ये भी जो है वो क्रेडिट देता हूँ मैं उन दोस्तों को जो मेरे साथ MBBS में मेरे क्लास में कुछ मखसूस, उन्होंने मेरी एक्चुअली हमारी डायग्राम्स होती थी बनाने के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एनाटॉमी की, मैं बनाता था, उसमें मैं शेड्स करता था, पूरे कलरफुल बनाता था। उन्होंने एक दो दफ़ा देखा तो उससे उन्होंने कोर्स किया, तो वहाँ से मेरा दोबारा मैंने इस चीज़ को फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मैं अगर इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ तो इससे मुझे फ़ायदा ही हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, और मैं स्ट्रेस भी मेरा जो है वो दूर हो रहा है। तो अब इस चीज़ को समझ आ गई मुझे कि नहीं, मैंने इसे साथ लेके चलना है और टाइम निकालना पड़ता है आपको हर चीज़ के लिए, जो है ना वो प्रायोरिटीज मैटर। अच्छा हैदर, सभी पेरेंट्स का ख्वाब भी होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, उनका बच्चा पायलट बने, उनका बच्चा पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ले, सभी पेरेंट्स ये सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा आर्ट की तरफ जा रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर सकता है, तो हमें उस पर भी उसको जो है लेके आगे चलना है, सपोर्ट करना है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? कितनी सपोर्ट पेरेंट्स की ज़रूरत होती है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। अल्लाह का करम और पेरेंट्स की सपोर्ट, ये दो चीज़ें जो इंसान को बनाती हैं। इसके अलावा अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं है। मैं सारा जो भी अगर आज हूँ, इसमें मेरा जो है अपना किया हुआ कुछ भी नहीं है।
अगर वो अल्लाह का करम ना होता और मेरी पेरेंट्स की गाइडेंस ना होती तो मैं आज शायद यहाँ पे ना बैठा होता। सही। उन्होंने मुझे प्रमोट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि बेटा हाँ करो। बहुत से टाइम थे मैं कहता था कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने हमेशा कहा बेटा कुछ देर के लिए रुको, सांस लो, सोचो, अल्लाह पे यकीन करो, चल पड़ो आगे। सही। तो वो अच्छा, आर्ट की तरफ जो लोग आना चाहते हैं वो थोड़ा सा ये भी परेशान हो जाते हैं कि बहुत महंगा शौक है, आपको कलर्स बहुत ज़्यादा महंगे खरीदने पड़ेंगे, आपको कोई उस तरह से गाइड करने वाला नहीं है, फिर आगे चल के फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, उस तरह से आपकी पेंटिंग्स लोगों को पसंद आएंगी या नहीं, आप उस तरह से आगे बढ़कर मुकाबले की दौड़ में शामिल हो सकोगे या नहीं। फिर कहीं ना कहीं आप ये सोच के आराम से बैठ जाते हैं और आपके पास एक ज़बरदस्त जो आर्ट होता है, आपके महारत होती है, आप उसको भी खो देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि जीती जागती मिसाल आपके सामने बैठी है, जिसने ना कहीं से सीखा है, बस शौक था एक, बस देखता था किसी पेंटिंग को या किसी को करते हुए देख लिया कभी। वीडियोस अब तो यूट्यूब हर किसी को अवेलेबल है, वो आप वीडियोस ऑनलाइन कहीं से भी देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स कहीं से भी ले सकते हैं। पेंट्स की बात रही बात, तो पेंट्स भी मैं कोई इतने हाई फाई किस्म के ये नहीं यूज़ करता, मैं खुद जो है वो लो बजट में वो कर रहा होता हूँ। तो उनसे आप देख लें कि ये जो है मैं ये भी बना रहा हूँ। बेसिकली आपका बस एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मैंने करना है तो करना है। वो ये जो माइंडसेट होगा उससे जो है छोटे से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी बन जाती है। अगर ये माइंडसेट नहीं होगा, आप चाहे जो है ना मुल्क के बादशाह बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, अगर वो आप फिर भी वो नेगेटिव सोचोगे तो कभी आप आगे फॉरवर्ड अच्छा, मुझे नहीं जा बताएं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आर्टिस्ट जो नए हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? किस तरह से वो अपने काम में निखार पैदा कर सकते हैं? कितना टाइम दे सकते हैं? कम टाइम में अच्छा काम भी क्या वो कर सकते हैं? क्या मैसेज होगा? मैसेज उन्हें यही होगा कि आप अगर तो आर्ट को ही अपना पैशन बना के उसी की फील्ड में एज ए प्रोफेशनल आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो जाएं, उसमें जो है बिल्कुल ना सोचें। और पेरेंट्स डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि ये कोई वो अब उस स्टीरियोटाइप को हमें तोड़ना चाहिए कि जी बस डॉक्टर पायलट यही अच्छे हैं, इसके अलावा और कोई फील्ड अच्छी नहीं होती। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं। वो क्या पता है कि आपका बच्चा इतना अच्छा डॉक्टर ना बन सके जितना अच्छा आर्टिस्ट बन जितना जाए। अच्छा आर्टिस्ट बन कल सकता को है, इसमें हिस्ट्री में पेरेंट्स की लिखा support- जाए आपका बिल्कुल ऐसे कि ही वो है। बंदा जो है वो कमाल का आर्टिस्ट था। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो भी पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा प्राउड और मोमेंट अगर होता है। वो दूसरा मैं यही कहूँगा कि अगर आप जो है एज अ हॉबी से यूज कर रहे हैं तो इस हॉबी को छोड़ें ना, इनफैक्ट इसे आप और ज़्यादा जो है प्रमोट करें, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी दूसरी फील्ड में हैं तो यही आपकी हॉबी, आपकी असल पहचान बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर Thank you so आपके much. वक्त के लिए, एंड विश गुड लक। किसी Thank you तरह so से आप much. Thank you कामयाबी so का much. सफर तय करते रहे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।